Hi everyone, Om Namah Shivaya. वेलकम टू आवर चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग सुपर टेट की स्टडी भी कर रहे होंगे। जैसा कि अंकित एजुकेशन अड्डा पर सुपर टेट की साइंस की क्लासेस चल रही हैं और उसका प्लेलिस्ट भी बन गया है। जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और जैसे जैसे क्लासेस होती जा रही हैं उसका रिवाइज भी करते जाइए। और पीडीएफ बना दी गई है तो आप वहाँ जाकर वीडियो भी देख सकते हैं जो वीडियो मिस हुई हैं। तो चैप्टर नंबर 4 का कल मैं थ्योरी कंप्लीट करवा के 12 क्वेश्चन एमसीक्यू करवा दी थी। आज 13 नंबर से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि नंबर 1 है पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम हो जाता है। बी है दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम हो जाती है। सी है पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है। नंबर डी है पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने में समान होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की और तापमान की। तो पास्कल जो है ये दाब की मात्रक होती है। ब्लेस पास्कल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसीलिए पास्कल का नियम दिया था, इसीलिए यह दाब का मात्रक अपने नेम पर ही रख दिए थे, इसीलिए पास्कल इसकी इकाई है। किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह किस स्थिति को दर्शाता है? कमजोर बैटरी, कमजोर सर्किट, टायर के हवा को कम होना, टायर में हवा का कम होना। थर्ड क्वेश्चन 4th नंबर है ईंधन टंकी में कम डीजल का होना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कमजोर बैटरी। किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना, इसका मतलब है कि उसमें बैटरी में कमी है, कमजोर बैटरी है। 16 नंबर देख लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी यहाँ पे यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करना है तो डायनमो का यूज होता। अगर विद्युत मोटर था, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते विद्युत मोटर का यूज होता। और जो है कल मैंने इसको पढ़ाया था माइक्रोफोन के बारे में, बैटरी के बारे में, सबके बारे में बताया हुआ था। 17 नंबर देख लेते हैं। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? नंबर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -15 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब मैंने पिछली क्लासेस में ये सब कंप्लीट करवा दिया है। जो नहीं देखे हैं वो पिछली क्लासेस को देख लें कि मैंने इसमें बताया था कि कब घनत्व बढ़ेगा और कब तापमान बढ़ेगा, कब तापमान अधिकतम होगा, कब घनत्व अधिकतम होगा, ये सब पढ़ा दी हूँ। तो आई होप आप लोगों ने देखा भी होगा। 18 नंबर डायनमो की खोज किसने की है? एंथोनी प्लेटसन, जॉन हैरिसन, रॉबर्ट बंसन और माइकल फैराडे। तो डायनमो की खोज माइकल फैराडे ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसको टिक नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं होता है? तो कार्य का होता ही है और यांत्रिक जूल का होता है, ऊष्मा का भी, लेकिन सामर्थ्य का मात्रक नहीं होता। सामर्थ्य का P बराबर W/T होता है, तो ये जूल हो गया, जूल प्रति सेकेंड हो गया, जूल प्रति सेकेंड इसका मात्रक। और मैंने ये भी बताया था इसका मात्र वाट होता है, अश्वशक्ति होता है। अश्वशक्ति 1 हर्ट्ज पावर बराबर 746 वाट। ये सब मैं बताई हूँ, जो थ्योरी लिए होंगे उनको पता है। 20 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक होता है? तो अभी मैंने बताया जूल प्रति सेकेंड, सेम वही क्वेश्चन रिपीट है। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है तो विद्युत के यांत्रिक को विद्युत में, अभी मैंने इसको भी बताया। विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में और डायनमो जो है यांत्रिक को विद्युत में। ये हो गया। 22 नंबर देखते हैं। बर्फ की
गुप्त ऊष्मा होती है? तो 80 केल्विन प्रति ग्राम। 23 नंबर देते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करके किसके द्वारा किया जाता है? अच्छा, रासायनिक ऊर्जा किसके द्वारा किया जाता है रूपांतरण? विद्युत चुंबक, फोटो सेल, विद्युत अपघट्ट, तो संचायक सेल के द्वारा जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट देते 1 हर्ट्ज पावर बराबर 746 वाट। ये अभी मैंने डिस्कस किया है। ट्वेंटी 25 नंबर देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक अन्य से भिन्न है? नंबर 1 है कार्य, नंबर 2 है गतिज ऊर्जा, नंबर 3 है स्थितिज ऊर्जा, नंबर 4 है बल। तो इसको कैसे भिन्न किए हैं? देखिए, जो कार्य होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये तीनों जो है अदिश राशि है, जबकि बल जो है सदिश राशि है। 26 नंबर देते हैं, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? तो गतिज ऊर्जा का, क्योंकि जो है गति वो ऊर्जा, नदी का जल बह रहा है तो वह गति की अवस्था में है, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा होगी। अगर वो स्थिर होता तो वहाँ स्थितिज ऊर्जा होती। 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु ऊर्जा, सभी का बराबर। तो ताप विद्युत का सर्वाधिक हिस्सा होता है। ऊर्जा संरक्षण से आशय क्या है? ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश नहीं। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। डी है, ऊर्जा को ना तो सृजन हो सकता और ना ही विनाश। तो इसको मैंने थ्योरी में पढ़ाया था कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जाता है और ना ही उत्पन्न किया जाता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। वही जो है यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज में बताया गया है। तो ये था चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है यहाँ पर, चैप्टर 4 कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 5 ध्वनि साउंड। चैप्टर 5 साउंड स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं इसकी थ्योरी प्रॉपर पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। और ये बुक मार्केट में आई है, न्यू बुक है, बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है। आप लोग इसको जो है अच्छे से रीड करेंगे तो आप लोग का साइंस का क्वेश्चन जो है अच्छे से बन जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि एक प्रकार की अनुभूति है जिसका अनुभव द्वारा हम अपने कानों द्वारा कर सकते हैं। यह निश्चित है कि ध्वनि सदैव कंपनों के कारण उत्पन्न होती है। हम किसी वस्तु से ध्वनि तभी सुन सकते हैं जब वह 1 सेकंड से 20 सेकंड से अधिक कंपन करे। इसके अतिरिक्त यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20,000 से अधिक कंपन करती है तो हम उसकी ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। ध्वनि को एक माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ध्वनि निर्वात में होकर नहीं चल सकती। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता देती हूँ। जो ध्वनि होता है, ध्वनि को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये निर्वात में जो है गमन नहीं कर सकती। और सबसे ज़्यादा ध्वनि जो है ठोस में होती है, फिर उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में। तो जो ध्वनि होती है ये 1 सेकंड में 20 कंपन से कम हो तब भी नहीं सुन सकते हैं, 20 से कम होगा तब भी नहीं सुन सकते, और 20,000 से अधिक होगा हर्ट्ज से तब भी नहीं सुन सकते हैं। अभी इसको हम बताएंगे, अल्ट्रावायलेट अभी आगे मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नोट, द्रव्यों में ध्वनि गैसों की अपेक्षा अधिक तेजी से और ठोसों में सबसे अधिक तेजी से। हाँ, ये देखो वही वाला आया जो मैं भी अभी समझाई हूँ। कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल, जैसे एल्यूमिनियम में 6420, लोहा में 5130, कांच में 5640, जल में 1493 और वायु में 332। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मीटर प्रति सेकेंड। कितना बारी, बहुत सारी क्वेश्चन में बहुत बार रिपीटेड की है PYQ में, इसको याद रखिएगा। वायु को पूछा जाता है। नोट, वायु में ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि जल में ध्वनि का वेग 1450 मीटर प्रति सेकंड, जो कि वायु के सापेक्ष 4 गुने से अधिक होता है।
लोहे में ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि के वेग से 15 गुना होता है। तरंग किसे कहते हैं? तो तरंग माध्यम में होने वाली वह हलचल है जो बिना बदले माध्यम के कणों द्वारा निश्चित वेग से आगे बढ़ती है। यह 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 अनुदैर्ध्य और नंबर 2 अनुप्रस्थ है। तो अनुप्रस्थ में तरंगे किसे कहते हैं? जिन तरंगे में माध्यम के कण तरंगे के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है। डेफिनेशन को याद रखिएगा। जिस तरंग के माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उसे ही अनुप्रस्थ कहते हैं। अनुदैर्ध्य में लंबवत नहीं होता है, जबकि वर्टिकल, इसमें वर्टिकल होता है और उसमें हॉरिजॉन्टल होता है। चलिए इसको भी देख लीजिए, दोनों को कंपेयर भी करवा दूंगी। जैसे एग्जाम्पल क्या है, जब तालाब के जल में पत्थर फेंकते हैं तो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। ये तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हुई दिखाई देती है। जल के कण अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे कंपन करते हैं। उस क्षण तालाब के कुछ भाग में जल उठा हुआ होता है तथा कुछ भागों में दबा होता है। उठे हुए भाग को श्रृंग कहते हैं और दबे हुए भाग को गर्त कहते हैं। जैसे ऐसे ऐसे कंपन करता है, तो जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसको श्रृंग कहते हैं और जो नीचे दबा हुआ भाग है ये गर्त है, इसको गर्त बोलते हैं। ये श्रृंग हो गया। ये गर्त हो गया। सब अभी मैं आगे बताऊंगी कहाँ क्या अनुप्रस्थ है, क्या अनुदैर्ध्य है, सारा कुछ अभी मैं अपने तरीके से बताऊंगी। एक बार मैं इसको पढ़ा दे रही हूँ। तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? एक गर्त से अगले गर्त तक अथवा एक श्रृंग से अगले श्रृंग तक की दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे ये हुआ, ऐसे मान लो तो ये हो गया श्रृंग, ये हो गया श्रृंग, ये गर्त, ये गर्त। तो जो है एक गर्त से दूसरे गर्त गर्त के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं और एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यही बता रहा है। नोट किस में क्या बोल रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में ही उत्पन्न की जा सकती हैं जिसमें दृढ़ता होती है। द्रव्यों में अनुप्रस्थ तरंगे उनके भीतर नहीं बन सकती, केवल उनके तल पर ही बन सकती हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आता है। इसको फिर से मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ। अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस में ही उत्पन्न की जा सकती हैं जिसमें दृढ़ता होती है। द्रव्यों में अनुप्रस्थ तरंगे उनके भीतर नहीं बन सकती, केवल उनके तल पर ही बन सकती हैं। अब हो गया दूसरा पहला अनुप्रस्थ था, अब दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग। जिस तरंग में माध्यम के कण तरंगे के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, उसमें लंबवत था, इसमें अनुदिश है। ये दोनों का डिफरेंट है। क्या क्या इसमें कौन सा डिफरेंस है? इसमें जो है उसमें था क्या बोलते हैं लंबवत, और इसमें अनुदिश। उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। वायु में ध्वनि सदैव अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलती है। अनुदैर्ध्य तरंग अनुदैर्ध्य तरंग सभी प्रकार के माध्यमों ठोस, द्रव, गैस में उत्पन्न की जा सकती है। ध्वनि सदैव माध्यम में, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है। आयाम किसे कहते हैं? किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कंपन करता हुआ कोई भी कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है उस दूरी को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे ए से डिनोट किया जाता है। आयाम को किससे डिनोट करते हैं? तो ए से, स्मॉल ए से। आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई भी कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है।
आवृत्ति किसे कहते हैं? किसी माध्यम में तरंग संचलित होने पर माध्यम का कोई भी कण 1 सेकंड में जितने कंपन कर लेता है उसकी संख्या को ही तरंग की आवृत्ति कहते हैं। तरंग की आवृत्ति किसे कहते हैं? 1 सेकंड में जितने भी कंपन कर ले उस कंपन की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक इनवर्स सेंटीमीटर, अरे यार, सेंटीमीटर इनवर्स या हर्ट्ज होता है। सेकंड है, इसका मात्रक सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज होता है। इसे एन से प्रदर्शित किया था, एन बराबर 1/t। तो टी हो गया टाइम, टाइम का मात्रक होता है सेकंड, तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तारत्य किसे कहते हैं? ध्वनि का तारत्य उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी उसकी तारत्य उतनी ही ऊंचा होगा। जैसे पुरुषों की ध्वनि प्रायः मोटी और स्त्रियों और बच्चों की ध्वनि प्रायः बारीक होती है। तारत्य का मतलब पिच, पिच पिच के बारे में बोल रहा है कि किसकी पिच अधिक होती है, किसकी पिच कम होती है। तो पुरुष में जो है पिच प्रायः मोटी होती है और स्त्रियों बच्चों में प्रायः बारीक होती है। मोटी ध्वनि और नीचे तारत्य की तथा बारीक ध्वनि को ऊंचे तारत्य की ध्वनि कहते हैं। अब आ गया ध्वनि तरंगों का आवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। ध्वनि तरंगों को आवृत्तियों के एक बहुत बड़े परिसर तक उत्पन्न किया जा सकता है। इस आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 है श्रव्य, दूसरा है अपश्रव्य और तीसरा है परश्रव्य। ये 3 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। श्रव्य ध्वनियाँ होती है जिन ध्वनियों को हम सुन सकते हैं, अभी मैंने इसको यही ऊपर बताया था। जिन ध्वनियों को हम सुन सकते हैं श्रव्य ध्वनियाँ कहलाते हैं। इनकी तरंगों की आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अपश्रव्य किसे कहते हैं? जिन अनुदैर्घ्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हें हमारा कान सुन नहीं सकता। जैसे भूकंप के समय पृथ्वी की बहुत लंबी तरंगे चलती हैं, ये अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ये तरंगे 20 हर्ट्ज से कम होती हैं तो हमको सुनाई नहीं देती हैं। जो तरंगे 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होंगी वही हम लोग को सुनाई देंगी। इसके ऊपर होंगी वो भी नहीं सुनाई देंगी, इसके कम होंगी वो भी नहीं सुनाई देंगी। तो जैसे भूकंप के समय जो आएंगी तो वो अपश्रव्य तरंगे हो जाएंगी। प्राश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? उन अनुदैर्घ्य तरंगों को जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊंची होती है प्राश्रव्य तरंगे कहलाते हैं। जैसे समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नोट में क्या है? ध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए आवश्यक है कि प्रतिध्वनि 1/10 सेकंड द्वारा हमारे कानों तक पहुँचे, क्योंकि कान पर शब्द का प्रभाव शब्द के बंद होने के 1/10 सेकंड के बाद तक रहता है। इसीलिए इसमें ये इम्पोर्टेंट है, इसको मैं फिर से समझा दे रही हूँ। ध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिध्वनि की मतलब ये ध्वनि निकली और यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँच के यहाँ पहुँचना ही प्रतिध्वनि के मतलब गूंज होता है, एक प्रकार से समझ लीजिए गूंज। प्रतिध्वनि 1/10 सेकंड बाद हमारे कानों तक पहुँचे, क्योंकि कान पर शब्द का प्रभाव शब्द के बंद हो जाने के 1/10 सेकंड के बाद तक रहता है। आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं थोड़ा बहुत MCQ आज कर लेते हैं। MCQ इसका थ्योरी प्रॉपर कंप्लीट हो गया। अब MCQ स्टार्ट करती हूँ। पहला नंबर देख लेते हैं। समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी हाइड्रोजन गैस में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, उपरोक्त सभी गैसों में बराबर। तो हाइड्रोजन गैस में अधिक हो जाएगी। कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रहा है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल होगा। तो इसको भी हम बताए भी थे। आवृत्ति को वहाँ पर n से डिनोट किए थे। n बराबर 1/t। आवृत्ति का मान दिया गया है 5000/t।
तो टी का निकालना है, तो टी बराबर, ये फार्मूला है, तो टी बराबर हो गया 1/5 इंटू 10⁻³ ये हो गया 0.2 इंटू 10⁻³ 0.2 इंटू 10⁻³ तो एक ऐसा करना है कि जिसमें 4 जीरो हो, -3, 0.2 है -3, तो ये वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ये 0.2 इंटू 10⁻³ को इसमें ये 0.0002 लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति होती है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो है प्राश्रव्य यूज किया जाता है, तो 2000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, ये गलत हो गया, बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक प्राश्रव्य का यूज होता है ना, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा। 20,000 हर्ट्ज से कम हो गए तो अपश्रव्य हो जाएंगे। और 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जिसे हम सुन सकते हैं, इस श्रव्य तरंगे हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किसी वस्तु की कंपन की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तो क्या होगा? कंपन की आवृत्ति घटती है और आयाम बढ़ता है तब होगा तारत्य बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है, तारत्य घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है, उत्पादित ध्वनि का तारत्य और प्रबलता दोनों घटते हैं, उत्पादित ध्वनि का तारत्य प्रबलता दोनों बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्पादित ध्वनि का तारत्य और प्रबलता दोनों घटते जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर, निम्न में से कौन सा एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? पराबैंगनी किरणें हैं, रेडियो, एक्स किरणें और वायु में ध्वनि तरंगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वायु में ध्वनि तरंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रकाश ध्वनि तरंगों में पाया नहीं जाता है? नंबर 1 ध्रुवण, परावर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ध्रुवण। कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता? ध्रुवण नहीं पाया जाता, व्यतिकरण, परावर्तन और विवर्तन पाया जाता है। 7 क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्वनि का तारत्य निर्भर करता है, तो पिच जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसको मैंने बताया था कि जो पुरुष में होते हैं, महिलाओं और बच्चों की अपेक्षा मोटे होती हैं, इनकी तारत्य अधिक होता है, मतलब तारत्य अधिक होता है, इसीलिए पुरुषों की आवाज़ जो है महिलाओं, पुरुष, बच्चों और स्त्रियों की अपेक्षा थोड़ा मोटी होती है। 8 नंबर देख लेते हैं, डाटा से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है, तो 80 डेसिबल। ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। प्राध्वनित विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से, प्रकाश की चाल से, ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम। तो प्राश्रव्यिक विमान उड़ते हैं जो है ध्वनि की चाल से अधिक पे 332 मीटर प्रति सेकंड वायु में ध्वनि की चाल होती है, और उससे अधिक जो है पर विमान की चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से किया जाता है? मैक पे, नॉट पे, रिएक्टर पर कि हर्ट्ज पर? तो मैक में किया जाता है। ध्वनि इसमें जो है मैक की संख्या कैसे निकालता है? किसी पिंड में, किसी माध्यम में पिंड की चाल और उसी माध्यम में पिंड की चाल के बराबर होता है, अपॉन। तो ये था आज का मेरा क्वेश्चन, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों ने क्लास को प्रॉपर देखा होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे। नहीं भी कर रहे होंगे तो प्लेलिस्ट बनवा दी गई है, वहाँ पर जाकर आप 2S करके फर्स्ट रिवाइज कर सकते हैं। और ये था जो है साइंस का, आज 5th क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, कल ये भी फिनिश हो जाएगा। तो बस लास्ट चैप्टर चलने वाला, सेकेंड लास्ट चैप्टर चल रहा है,
फिर फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।